my YouTube channel named Scholar Academy. Today I am going to teach you class 12th economics chapter number 3 production and activity. So we are continuing with this topic, that is isoquant. What does it mean? That an isoquant is a set of all possible combination of two input that yield the same maximum possible level of output. तो हम इसमें ये देखते हैं कि कौन से हम फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ आउटपुट को हम जनरेट कर सकते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हमारे होते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्लांट एंड मशीनरी. तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि हमने दो फैक्टर की कॉम्बिनेशन यहाँ पे ली है, फैक्टर 1 और फैक्टर 2. यानी फैक्टर 1 सपोज हमारा प्लांट एंड मशीनरी है और फैक्टर 2 हमारा लेबर है. तो किस तरह की हम कॉम्बिनेशन लेके मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट को हम जनरेट कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूसर कैसे मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट को जनरेट कर सकता है. सपोज एट पॉइंट ए जो कॉम्बिनेशन लेवल ऑफ आउटपुट का आ रहा है हमारा कैसे, दैट इज उसमें इसने फैक्टर 1 x1 लिया है, x1 डैश लिया है और फैक्टर 2 x2 डबल डैश लिया है. तो ए पॉइंट पे सपोज मान लो 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट की प्रोडक्शन हो रही है और अगर हम कॉम्बिनेशन दूसरा लेते हैं जैसे x2 डैश और x1 डबल डैश की कॉम्बिनेशन लेते हैं एट अ पॉइंट बी, तो उस पॉइंट बी पे भी लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज 10 यूनिट्स है. तो यानी ए और बी पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है. तो ये एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना है कि किस तरह का कॉम्बिनेशन वो प्रेफर करेगा, वेदर ही विल प्रेफर एट द पॉइंट ए और वेदर ही विल प्रेफर एट द पॉइंट बी. ओके, देन अगर वो एक फैक्टर को फिक्स कर देता है, सपोज अगर वो लेबर को फिक्स कर रहा है, उसको लेबर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, he require more plant and machinery for the production, so he is increasing plant and machinery instead of increasing labor. तो इस केस में जैसे वो x1 ट्रिपल डैश के ऊपर यहाँ पे पहुंच गया और x2 को उसने फिक्स करा, x2 डैश को उसने फिक्स करा है, तब उसका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होकर c पॉइंट पे आ जाता है. यानी Q1 लेवल ऑफ आउटपुट से लेके Q2 लेवल ऑफ आउटपुट तक इसका इंक्रीज हो जाता है. तो ही हैज टू डिसाइड, एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड करना पड़ता है कैसे मैं लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करूं, कितना इनपुट रिड्यूस करूं, कितना इनपुट में इंक्रीज करूं, किस तरह का कॉम्बिनेशन लूं. तो एक इनपुट हमारा इंक्रीज होता है, कभी कभी एक हमारा इनपुट डिक्रीज होता है, यानी एक फैक्टर हमारे इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है. तो इसी वजह से हमारा जो आइसोक्वेंट होता है दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड. इट्स नेगेटिवली स्लोप, इट्स गोइंग ऑन इन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ हमारा जाता है. और जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा इट विल शिफ्ट, लाइक Q1 से Q2 पे शिफ्ट होगा, Q2 से Q3 पे शिफ्ट होगा. और लेवल ऑफ आउटपुट कब इंक्रीज होगा, जब वी एक्वायर मोर इनपुट्स, जब हम ज्यादा से ज्यादा इनपुट कॉम्बिनेशंस को लेते जाएंगे तो लेवल ऑफ आउटपुट हमारा इंक्रीज होता जाएगा. अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? सो इन द शॉर्ट रन दैट इज जब प्रोडक्शन हमारे को इमीडिएटली इंक्रीज करना हो, जैसे प्रोड्यूसर को कुछ ऑर्डर आ जाते हैं, वो इमीडिएटली उस प्रोडक्शन को उसने इंक्रीज करना है, तो इस केस में क्या करते हैं प्रोड्यूसर, सारे इनपुट्स को नहीं वेरी करता, इट्स कीप सर्टेन इनपुट दैट्स रिमेन फिक्स्ड, क्योंकि इमीडिएटली के लिए उसके पास इतना रिक्वायर्ड फंड नहीं होता कि जिससे वो और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सके. तो कुछ ही इनपुट्स को वो वेरी करते हैं. सपोज यहाँ पर इन अ शॉर्ट रन अ फर्म कैन वेरी ओनली सर्टेन इनपुट्स, नॉट द अदर इनपुट्स. जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर फैक्टर 1 है लेबर और फैक्टर 2 है हमारा प्लांट एंड मशीनरी.
ओके। तो अगर इमीडिएटली उसको प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना है तो उसके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं है कि वो प्लांट और मशीनरी ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सके। लाइक कुछ ही पीरियड तक उसके पास टाइम है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो वो क्या करेगा, लेबर को वो इंक्रीज कर रहा है, ही इज इंक्रीजिंग लेबर। तो अगर एक को इंक्रीज करता है, अदर को फिक्स करता है, इट इज पॉसिबल इन द शॉर्ट रन when he has to produce output level very frequently, you can say. So he is keeping one input that is fixed and the other it's vary. तो जो वेरी करता है इनपुट उसको वेरिएबल इनपुट्स बोलते हैं। जैसे लेबर जो है वो वेरी कर रहा है, लेबर को वो इंक्रीज कर रहा है लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करने के लिए। और अगर क्या कहते हैं, अगर वो कुछ इनपुट जैसे प्लांट और मशीनरी को उसने फिक्स करा, अभी उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो उसको बोलते हैं फिक्स इनपुट। जो हमारा इनपुट फिक्स रहता है उसको फिक्स इनपुट, और जो वेरी करते हैं उसे वेरिएबल इनपुट्स बोलते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रन है, जब उसको सफिशिएंट टाइम मिला है, उसको लग रहा है कि इतनी प्रोडक्शन मेरी इतनी इंक्रीज हो रही है और फर्दर इट्स गोइंग टू इंक्रीज, वो इंक्रीज होगी, तो इस केस में वो क्या करता है, सारे इनपुट को वो वेरी करता है, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। तो ऑल इनपुट दैट इज वेरी। और जैसे कि उसने प्लांट एंड मशीनरी को भी इंक्रीज करा, लेबर को भी इंक्रीज करा, इफ इट्स प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, तो देयर विल बी नो फिक्स इनपुट। अब इस केस में लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स इनपुट नहीं होता, हाँ सारे के सारे वेरी करते हैं, सारे के सारे इंक्रीमेंट करता है वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अंडरस्टूड कि शॉर्ट रन में कुछ ही इनपुट हमारे वेरी करते हैं और लॉन्ग रन में हमारे सारे इनपुट वेरी करते हैं। नाउ वी कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट्स and output keeping all the other input constant is called the total product of the variable input। यानी कहने का मतलब ये है, जब शॉर्ट रन में, ड्यूरिंग शॉर्ट रन वी कांट वेरी ऑल द इनपुट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन में हम सारे इनपुट को वेरी नहीं करते हैं, वी आर कीपिंग सर्टेन इनपुट एज अ फिक्स्ड। कुछ इनपुट को हम फिक्स करते हैं। तो जब हम कुछ इनपुट को वेरी कर रहे हैं और कुछ इनपुट को फिक्स कर रहे हैं, जो वेरिएबल इनपुट से जितना आउटपुट लेवल हमारे इंक्रीज हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटल प्रोडक्ट। उसको हम टोटल प्रोडक्ट, हमारे वेरिएबल इनपुट से कितना हमारे उसको यूज करने से कितना हमारा प्रोडक्शन हुई है, उसी को ही हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमारी क्यू क्वांटिटी है, suppose just have a look here, q equal to function x1 x2 dash। इसका मतलब क्या है, x1 सपोज मान लो कि हमारा फैक्टर 1 है, फैक्टर 1 यानी हमारा लेबर है, और x2 कांस्टेंट हमने रखा है, उसको हमने वेरी नहीं करा है, दैट इज फैक्टर 2 यानी हमारा प्लांट एंड मशीनरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट रन में क्या पोजीशन होती है। आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग कि x1 जो है हमारा फैक्टर 1 है, लेबर है, उसको हम वेरी कर रहे हैं, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, और इससे जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंक्रीमेंट करने से। x2 दैट इज x2 डैश, वो हमने फिक्स रखा है, वी आर नॉट वेरिंग इट, यानी हमने फैक्टर 2 प्लांट एंड मशीनरी को फिक्स रखा है। जो जितना हमारा आउटपुट कितना हो रहा है इससे, दैट इज क्यू लेवल का हमारा आउटपुट इंक्रीमेंट हो रहा है। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड as the output product is divided by the variable input. So average is defined as the output per unit of the variable input. यानी अगर हम टोटल प्रोडक्ट को, अगर हम इनपुट से जो हमने वेरी करा हुआ है इनपुट, यानी हमने लेबर को वेरी करा हुआ है, उससे अगर हम डिवाइड करते तो हमारा
एवरेज प्रोडक्ट आता है. सपोज जस्ट हैव अ लुक हियर. जैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट का फंक्शन क्या था, हमारा x1 x2 डैश था, यानी हमने सिर्फ लेबर को वेरी करा था, हमारा प्लांट एंड मशीनरी वेरी नहीं थी. उससे हमारा जितना प्रोडक्शन आया दैट इज टीपी टोटल प्रोडक्ट. उसको हमने x1 यानी हमारे वेरिएबल इनपुट से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आया है कि हमने कितना एवरेज हमारा कितना निकल रहा है, डेली का हमारी एवरेज कितनी निकल रही है प्रोडक्शन की. ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. अब मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ हम आते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट is an output is defined as the change in the output per unit of the change in input. यानी हमारे आउटपुट में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है अगर हम थोड़े से पर यूनिट ऑफ इनपुट के अंदर हम चेंजेस करते हैं. सपोज अगर मैंने मान लो कि लेबर एक ऐड करी, एक ऐड करने से मेरी प्रोडक्शन कितनी हुई, 2 यूनिट की प्रोडक्शन हुई. तो ये क्या हुआ, चेंजेस, यानी एक पर यूनिट के ऐड करने से मेरा कितना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हुआ, यानी एक लेबर को ऐड करने से मेरा 2 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. दैट इज द मीनिंग. उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट. दैट इज चेंजेस आना, दैट इज वी डिनोट विद द डेल्टा. डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा X1, उसमें चेंजेस आ रहे, यानी एक इनपुट के ऐड करने से हमारा कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आउटपुट लेवल का. सपोज पहले जो हमारा जस्ट हैव अ लुक हियर, दैट इज MP इक्वल टू F X1 X2 माइनस F X1 X2 डैश माइनस X1 माइनस 1 X2 डैश. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 यूनिट ऑफ आउटपुट. आई विल क्लियर दिस कंसेप्ट. पहले जो हमारा यहाँ पे देखो कि हमारा 15 यूनिट था आउटपुट की प्रोडक्शन. जब हमने क्या कहते हैं लेबर को और ऐड करा तो हमारा इनपुट हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, 20 होगी. तो कितना चेंजेस आया आउटपुट लेवल में एक लेबर के ऐड करने से. सपोज हमने एक लेबर को ऐड करा तो हमारा 5 यूनिट की प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगी, यानी हमारा 20 से पहले 15 था, अब 20 हो गया. तो यानी एक यूनिट के एक इनपुट के इंक्रीमेंट से हमारी 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीमेंट होगी. तो कितना डिफरेंस आता है एक इनपुट से ऐड करने में हमारे आउटपुट को. दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. उसी को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं. आई विल मेक द टेबल, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. अब जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस टेबल. यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट हमने लिखा हुआ है, टीपी, एमपी एंड एपी. यहाँ पर हमने सिर्फ वेरिएबल इनपुट यानी हमारा जो है फैक्टर 1 को हमने वेरी करा है, यानी लेबर को हमने वेरी करा है, और फैक्टर 2 दैट इज प्लांट एंड मशीनरी को हमने फिक्स करा है, उसको हमने वेरी नहीं करा है. जैसे टोटल प्रोडक्ट हमारा 0 है, फैक्टर हमारा 0 है, तो टोटल यहाँ पर हमने फैक्टर 1 दैट इज लेबर को हमने वेरी करा है, और फैक्टर 2 प्लांट एंड मशीनरी को हमने फिक्स करा है. टीपी दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी हमारा एवरेज प्रोडक्ट आता है. अगर हमारा फैक्टर, अगर हम कोई भी फैक्टर को यूज नहीं कर रहे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. अगर 1 को यूज करते हैं तो हमारा 10 हो रहा है, 2 को यूज कर रहे हैं तो 24 हो रहा है, 3 को 40. इस तरह से हमारी जैसे जैसे इंक्रीमेंट होती जाएगी इनपुट की, वैसे वैसे हमारा जो है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाता है. और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंस. जैसे हमने लिखा 10, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर नील आएगा 0 पे, तो और यहाँ पर 10 एज इट इज रहेगा. 1 पे तो कोई हमने 1 ही ऐड करा है ना. जैसे हम दूसरा ऐड करेंगे तो यानी हमारा क्या हो गया, डिफरेंस अगर हम करेंगे 24 माइनस 10 तो हमारा 14 आएगा. फिर थर्ड ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 40 माइनस 24. दैट इज द डिफरेंस ऑफ टीपी विच इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. और यू कैन से व्हेन वी ऐड ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट इट विल बी द सम ऑफ टोटल प्रोडक्ट.
यानी हम सारे मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते हैं 10, 14, 16, 10, 6, 1 तो 57, यही हमारा जो है टोटल प्रोडक्ट आया है. सो दिस इज ऑल अबाउट. और एवरेज प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था एवरेज प्रोडक्ट कैसे होता है. एवरेज प्रोडक्ट हमारा टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल. एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है हमारा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल इनपुट. जो हमारा वेरिएबल इनपुट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकलता है. सो दिस इज जैसे यहाँ पे देखो 10 अपॉन 1 करेंगे तो 10 आएगा. तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारा? 24 है. अपॉन 2 करो, 24 अपॉन 2 दैट इज 12 आया. और ऐसे ही आप करते जाओगे तो ऐसे निकलता जाएगा. 40 अपॉन 3 तो हमारा कितना आएगा? 10.33. तो हम अगर टोटल प्रोडक्ट से फैक्टर को डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आएगा. और मार्जिनल प्रोडक्ट कब आता है? दैट इज द डिफरेंस ऑफ टीपी. 24 माइनस 10 इक्वल टू 14. 40 माइनस 24 equal to 16. So it is clear to you. So if you like this channel, then you please subscribe and share it. Thank you so much.